नमस्कार, मैं मनीष वर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इग्नू MED08 MA पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर। आज के इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये आपके एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि MED08 टोटली आपका इन्वायरमेंट पे बेस्ड है, जिसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है एंड भारत और पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्वायरमेंट को लेकर क्या क्या स्टेप उठाए गए हैं। अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर एंड डाइवर्सिटी के अंदर। तो हम इन पूरे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। तो इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, जैसे कि रियो डी जनेरियो सम्मेलन हुआ, इन्वायरमेंट में ऐसे काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं। अब उन कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया या वर्ल्ड का यूएनओ का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो इसको लेकर मैंने इस वाले वीडियो के अंदर आपको पूरा टॉपिक समझा रखा है 1 घंटे के अंदर। तो जो भी MA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सब्जेक्ट है MED08, इस वाले वीडियो के बाद प्लीज़ इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैंने आप सभी को बिल्कुल पिक्चर्स में समझाया हुआ है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे। तो इस वाले वीडियो को देख लेना। इसके लिंक के नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दी है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा है। क्योंकि एक अकेला इंसान मैं पूरे लगभग एक दिन में 20-25 क्लासेस ले रहा हूँ, टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसी वजह से बता रहा हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे जो क्लास 12th लिखा है इस वजह से कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने बिल्कुल डीपली समझाया हुआ है। ये तो BA के स्टूडेंट्स भी, MA के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स इसको पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक इसमें वही है। अब चलिए आपको मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपके एग्जाम्स के पर्पज से अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं, और इन सभी को कहीं ना कहीं मैंने अपने इस वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चर्चा कीजिए कि किस प्रकार भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन ने विकसित और विकासशील देशों के बीच एक असमानता यानी कि इनइक्वालिटी पैदा कर दिया है। देखो, डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है वैश्वीकरण की वजह से, वो जाहिर है, वो जग जाहिर है, तो दुनिया को भी दिखता है ये। देखो, 1991 से लेकर अब तक वैश्वीकरण ने अपने पैर बहुत ज़्यादा पसार लिए। पूरी दुनिया अब एक दूसरे से आके सिमट चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब इस टेक्नोलॉजी ने डेवलप्ड कंट्री को, जो विकसित देश है, उनको तो भरमार फायदा पहुंचाया है, लेकिन जो विकासशील देश है उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, और इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूशन भी विकसित देशों ने नहीं किया है। क्योंकि जिनका विकास पहले हो गया है, जाहिर सी बात है कि उन्होंने इन्वायरमेंट को ज़्यादा दोहन किया है, उनका काफ़ी नुकसान किया है। चाहे ओजोन परत की बात हो, या इन्वायरमेंट में क्लाइमेट चेंज की बात हो, CO2 को पैदा करने की बात हो, तो इन सब के अंदर विकसित देशों का हाथ रहा है। तो इस वैश्वीकरण के वजह से जिसके पास पैसा है वो तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट करके और आगे निकल गया, लेकिन जिसके पास नहीं है वो विकासशील देश है, और यही विकासशील देश इन विकसित देशों पे डिपेंड रह गए। इसी वजह से ये विकसित और विकासशील देश, डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री के बीच में जो इनइक्वालिटी है, जो आज तक देखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल जो ट्रेड एक्टिविटी होती है, उस ट्रेड एक्टिविटी में इन डेवलप्ड कंट्री को फ़ायदा होता है, क्योंकि इन्हीं कंट्रियों का दुनिया भर के अंदर अपनी कंपनी है, जिसको हम MNC कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। MNC या बहुराष्ट्रीय कंपनी उस कंपनी को कहा जाता है जो किसी एक कंट्री में नहीं बल्कि दुनिया के सभी कंट्री में अपने जाल को फैला लेती है, और इनका मकसद होता है ओनली प्रॉफिट कमाना। इसी प्रॉफिट के आड़ में आके दूसरे देश में ये जाते हैं, वहाँ पे ट्रेड एक्टिविटी करते हैं, चाहे फैक्ट्री लगाना या कोई कारखाने खोलना। उससे जो विषैले गैस निकलते हैं, देखो, देश की सरकार को या देश से कुछ चंद के लिए फ़ायदा हो जाएगा उससे, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट पर नुकसान पहुँचेगा ये दुनिया को भुगतना पड़ेगा। और इसी से क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, CO2 को देखते हैं बहुत ज़्यादा निकलने लग जाता है, तो वैश्विक ताप बढ़ जाती है। फिर देखते हैं कि कितने ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं, यानी कि जो नेचुरल डिजास्टर वो आनी स्टार्ट हो, जैसे प्राकृतिक आपदाएं में भूकंप हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या सुनामी हो गया, या आपका बाढ़ हो गया, सूखा पड़ जाना, कई सारे ऐसे प्रॉब्लम है जो कि एक इंसान को झेलनी पड़ती है। तो इन्वायरमेंट का ध्यान रख के ही इनको हम बचा सकते हैं। उत्तर और दक्षिण का विभाजन हो गया है आज। जब ऐसा कहा जाए कभी भी कि ग्लोबलाइजेशन ने कि दुनिया भर के अंदर दो बंटवारा कर दिया है, एक डेवलपिंग कंट्री का, एक डेवलप्ड कंट्री का, तो इसको कहा जाता है उत्तर और दक्षिण। जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश हैं, उनको उत्तर में रखा जाता है, यानी कि वेस्टर्न कंट्री। देखोगे आप ध्रुव के अंदर, ये हमारा गोला है, ध्रुव है, तो उत्तर के अंदर सारे वही देश आ जाएंगे। अब इसमें देखोगे आप, तो चाहे वेस्टर्न कंट्री, अब यूरोप का पूरा पार्ट ले लो, जो वेस्टर्न का पार्ट है यूरोप का, एंड अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सब क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इन सब ने अपनी विकास बहुत तेज़ी से किया है, और इस अंधाधुंध विकास के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया, और आज ये विकसित देश सारी जिम्मेदारी विकासशील देशों पर डाल देते हैं कि इन विकासशील देशों के अंदर जो बढ़ती जनसंख्या है यही जिम्मेदार है। इसी की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसका डिसबैलेंस हुआ पड़ा है, और सिर्फ विकासशील देशों का दोष दे देना ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि विकासशील देश तो अभी विकास कर ही रहे हैं अपना, और ये अमीर देश अपना विकास कर चुके हैं। इसलिए दुनिया भर के अंदर दो कैटेगरी बन गई, साउथ और नॉर्थ की। नॉर्थ के अंदर सारे अमीर देश आ जाते हैं, और साउथ में सारे गरीब देश आ जाते हैं, जो अपना विकास अभी कर ही रहे हैं,
कुछ लोग गरीब की कैटेगरी से बाहर निकल गए, लेकिन वो डेवलप्ड कैटेगरी के अंदर अभी नहीं आए, वो मिडिल पार्ट में है अभी। वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जैसे विकासशील देशों के अंदर भारत आता है एक, जो कि विकास काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है, हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी डेवलप्ड कंट्री में अभी हम नहीं आ पाए हैं, और उसके लिए हमें कुछ और मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन इस मेहनत और इस विकास की आड़ में इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाया जाए, इसके लिए सिर्फ एक कंट्री को नहीं, दुनिया के सभी कंट्री को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे कि पेरिस सम्मेलन हुआ, अभी COP कॉन्फ्रेंस हुआ, इसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। देखो, इंडिया हमेशा से इसमें आगे रहा है कि जब भी इन्वायरमेंट को लेकर कोई भी मीटिंग होती है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें इंडिया सबसे आगे रहता है, क्योंकि हम बिजनेस की बात करते रहते हैं हमेशा। इसलिए दुनिया भर के अंदर 2 ग्रुप बना हुआ है। एक बना हुआ है G8 का ग्रुप, जो कि दुनिया के अमीर देशों का ग्रुप है, और एक बना हुआ है G77 का ग्रुप, जो कि दुनिया भर के विकासशील यानी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी अपना विकास कर ही रहे, जिनका विकास अभी हुआ नहीं है, उन देशों का ग्रुप है। तो इस तरीके से जो डिवीजन हुआ पड़ा है ये डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का, इसमें वैश्वीकरण का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी के साथ जुड़ जाती है, और ये बिना किसी रोक टोक के वस्तुओं और सेवाओं, गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन करते हैं। अब मान लो हमारे पास जो नहीं है वो हम चाइना से लेंगे या किसी और कंट्री से लेंगे, अब उसी कंट्री से हम लेते रहेंगे तो जाहिर सी बात है हम उस कंट्री पे डिपेंड हो जाएंगे। उस कंट्री पे हम डिपेंड हो गए तो वो मनचाहा हमारा इस्तेमाल करेगा। अब टैक्सेस के रूप में या अपनी पॉलिसी के रूप में अपनी कोई भी कंपनी खोलेगा तो जाहिर सी बात है सरकार उससे इन्फ्लुएंस होगी, क्योंकि सरकार के पास वो पैसा देगा, सरकार को वो टैक्स देगा, और सरकार उसकी बात नहीं मानेगी, वो नाराज हो जाएगा, और सरकार नाराज करना भी नहीं चाहेगी। इसलिए मोदी जी कहीं भी जाते हैं तो वो FDI के लिए जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आए। जब कंपनी लगेगी तो भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा और सरकार को टैक्स मिलेगा। लेकिन इससे एक आर्थिक साम्राज्यवाद भी खड़ा हो जाता है, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म इसको कहा जाता है। आज कोई देश किसी देश में जाए गुलाम नहीं बनाता, आज कोई देश किसी दूसरे देश को हेल्प देकर गुलाम बनाता है। जैसे हम चाइना की बात करते हैं, चाइना ने अफ्रीका के ज़्यादातर देशों को इकोनॉमिक हेल्प देने की बात की है, और इकोनॉमिक हेल्प भी दे रहा है वो, ताकि ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्री चाइना पे डिपेंड हो जाए और उनके बंदरगाह को ये यूज करे, उनके जो एयरवेज हैं या उनके जो समुद्र का जो इलाका है उनको ये चाइना यूज करे, उनको उन पे ये सैनिक अड्डे बनाना चाहता है। तो इस ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से आज इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म क्रिएट कर दिया है, आर्थिक साम्राज्यवाद। आज एक देश दूसरे देश को हेल्प देने के चक्कर में उसको अपने चंगुल में फंसाते जा रहा है, और उसमें चाइना सबसे आगे है, जिसको हम देख भी सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन में पूछा ही ये गया है कि भूमंडलीकरण का विकसित और विकासशील देशों पे क्या प्रभाव पड़ा है। देखो, वैश्वीकरण की वजह से विकसित देश हो विकासशील देश हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ा है इसका। पॉजिटिव में तो कहीं इसमें खुशहाली भी आई है, देशों में तरक्की हुई है, आर्थिक इसमें विकास हुआ है, नो डाउट इसके अंदर। लेकिन इन मशीनों के आ जाने की वजह से लोग बेरोजगार भी हुए हैं, और हमारा देश या कोई सा भी देश हो, अगर किसी देश से वो माल ले रहा है तो उस पर डिपेंड ज़्यादा हो गया है वो, और इसी इंटरडिपेंडेंसी की वजह से वो बुरा फंस जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत का इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, और ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो हम बाहर से माल हम इंडिया में खरीद के ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें उन्हें डॉलर देना पड़ेगा, और ज़्यादातर पैसा हमारा बाहर चला जाएगा। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा माल बाहर बिकेगा, तो वो हमें डॉलर देंगे, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है और इंपोर्ट कम होता है तो इससे भारत को फायदा होगा। लेकिन हो इसके ठीक अपोजिट रहा है, इंपोर्ट बढ़ गया और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, और इसी हालात में भारत के अंदर या दुनिया के ज़्यादातर विकासशील देशों की हालात कुछ ऐसी ही हैं कि ये विकसित देशों पे डिपेंड है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। देखो, इंडिया अपनी डिफेंस के लिए भी बाहरी कंट्री पे डिपेंड है, जैसे रसिया हो गया, इसराइल हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, ज़्यादातर कंट्री से ही अपनी डिफेंस के टूल्स हम लेते हैं। चाइना की इकोनॉमी में इंडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहाँ से हम काफ़ी सारे माल इंपोर्ट करते हैं अपने देश के अंदर, तो ज़्यादातर पैसा हमारा चाइना में चला जाता है। हम कहते हैं कम करेंगे, बट ये कम हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे है। तो इसी वजह से दुनिया भर के अंदर अमीर और गरीब का जो खाई है वो बढ़ गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि पश्चिम देश, पश्चिम मतलब जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो अमीर देश हैं, उनको क्या हुआ है वैश्वीकरण से फ़ायदा, पहले आपको ये बताना है। देखो, इनको फ़ायदा ये हुआ है कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो उनका कैपिटल बढ़ा है, इससे उनकी जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिल रहा है उसका वो ज़्यादा मिल रहा है, तो इनको इससे फ़ायदा हो रहा है। विकासशील देशों के नागरिकों को ये रोजगार दे रहे हैं। अगर मान लो कि डेवलप्ड कंट्री किसी डेवलपिंग कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी कोई भी कंपनी खोलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अपने देश के लोगों को वहाँ पे लेकर जाएंगे नहीं, उसी देश के अंदर लोगों को ये नौकरियाँ देंगे, तो इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है एंड साक्षरता को बढ़ावा। एंड जिस भी देश के लोग किसी देश में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपनी कल्चर को भी लेके जाते हैं या अपनी एजुकेशन कल्चर को लेकर जाते हैं, तो वो कल्चर नए नए कल्चर के रूप में लोगों को जानने का मौका भी मिलता है यहाँ पे। एंड सड़क हो गया, बिजली, संचार साधनों को बढ़ावा दिया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, ताकि ये कंपनी अपने अच्छे से रेगुलेट कर सके। बट इसी के आड़ में आके ये गवर्नमेंट पे भी दबाव डालते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को हैवी टैक्स पे कर रहे होते हैं ये, और गवर्नमेंट इनको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकती, क्योंकि देश को उद्योगपति बिजनेसमैन के द्वारा ही कहीं ना कहीं रेगुलेट किया जाता है, और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ज़्यादातर विकासशील देश अपनी जो टेक्नोलॉजी है वो इन वेस्टर्न कंट्रीज से ही
इंपोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर पैसा तो इन्हीं के पास चला जाता है। तो इसका कुछ फ़ायदा भी होता है, टेक्नोलॉजी मिल जाती है हमें, लेकिन ये बात तो रहे जो वेस्टर्न कंट्री को फ़ायदा हो रहा है। देखो वैश्वीकरण की वजह से एक नुकसान तो है दोस्त विकासशील देशों को, क्योंकि वर्ल्ड सोशल फोरम के द्वारा वैश्वीकरण का ये कहकर विरोध किया जा रहा है कि इस वैश्वीकरण ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। पहली बात तो ये, अब दुनिया भर की कल्चर या दुनिया भर के माल किसी देश में भर जाएगा तो वहाँ के डोमेस्टिक लोग कहाँ जाएंगे, वहाँ के लोग कैसे खाएंगे फिर। आज इंटरनेशनल कंपटीशन हमारे देश के लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। बाहर से सामान लाने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं सस्ती मिल जाती है हमें। जैसे चाइनीज़ माल हो गया, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, फिर भी लोगों को वही पसंद आ जाता है। सस्ती चीज़ें पसंद आती है, चाहे वो चले या ना चले। अब लोग ज़्यादा उसमें भा जाते हैं, थोड़ा लालच मिल जाता है लोगों को, तो इससे लोगों को नुकसान हुआ है। जो हमारे देश के खुद के व्यापारी हैं, छोटे छोटे व्यापारी, उनको इससे ज़्यादा नुकसान होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बहुराष्ट्रीय निगम अपना निवेश ना करके विकासशील देशों से उधार लेते हैं। अब एमएनसी क्या करते हैं ये कि अपना पैसा नहीं लगाएंगे, ये जिस भी देश में जाएंगे उस देश के सरकार को बोलेंगे कि देखो हमारे पास 10 रुपये है, 25 रुपये आप दे दो, 35 रुपये हमारा लगने वाला है, और इससे हम देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, हम देश के लोगों को रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी उस कंडीशन में मजबूर हो जाती है, फिर सरकार को देना पड़ जाता है। तो एमएनसी के द्वारा इस तरीके से भी सरकार को अपने चंगुल में फंसाना एक नेगेटिव पॉइंट है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एंड नई तकनीकों के फायदे का आश्वासन देकर ये विकासशील देशों का प्रयोग करने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हें टेक्नोलॉजी देंगे, बट करना क्या है, कुछ शर्तें रख देते हैं ये कि भाई तुम्हें ऐसा करना चाहिए। शर्तें रख देंगे पहले, या विकासशील देशों की जो भूमि है ये अपने फायदे के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज होना स्टार्ट हो जाता है और विकासशील देशों के पास कोई चारा भी नहीं है। जैसे श्रीलंका चाइना के चंगुल में फंस जाता है, या श्रीलंका को देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ को देखिए, चाइना के चंगुल में फंसाना। तो ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज है वो फंस ही जाते हैं भाई कहीं ना कहीं। वैश्वीकरण द्वारा बहुराष्ट्रीय निगम अपने सामान को विकासशील देशों में बेचते हैं, जिससे कि देश की उन्नति रुकती है। अब देखोगे तो वैश्वीकरण के द्वारा ही क्या हो गया कि अब कोई भी देश किसी दूसरे देश में जाके सामान बेच सकता है बेरोक टोक, और ये बेरोक टोक कौन देखेगा, ये WTO देखेगा। WTO का काम ही ये है कि दुनिया में देखना कि कोई भी ट्रेड एक्टिविटी को रोक ना रहा हो, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरफेयर के सामान आवाजाही हो रहा है। जैसे कि कुंडी मत खटखटाओ, सीधे अंदर आओ, यानी कि अब कोई लाइसेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है, सीधे देश के अंदर आके अपनी कंपनी खोल सकते हो, जिसको सेज कहा जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। और इसी तरीके से इस ग्लोबलाइजेशन के आड़ में आके ये एमएनसी क्या करते हैं, दूसरे यानी कि विकासशील देशों के अंदर अपने माल को बेचते हैं और उस देश की जो विकास है उसको रोक देते हैं। तो ये एमएनसी ज़्यादातर अपना फायदा करते हैं, अपने देशों को फायदा करवाते हैं, ना कि उस देश का फायदा सोचते हैं जिस देश में ये अपनी कंपनी खोल रखे हैं। ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है, बट कुछ मामलों में ये एमएनसी के द्वारा भी सही किया जा रहा है। बट कुछ मामलों में एमएनसी भी उस देश के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, जैसे कि कोको कोला इंडिया के अंदर देख लीजिए आप। ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, ये सब क्या है कि हमने खुद इनको अपनाया हुआ है, देश के लोग काफ़ी पसंद करते हैं इनको। ये सब एक अमेरिकन कंपनी है, ये सब एक एमएनसी है। तो ये एमएनसी क्या करते हैं, ये विकासशील देशों से बेनिफिट कमाते हैं अपना। तो इस तरीके से हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की। ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए, गरीबी हटाने एवं पर्यावरण सुरक्षा में उनकी भूमिका का आकलन कीजिए। पहले आपको ये बताना कि ब्रेटन वुड्स संस्थाओं का मतलब यहाँ पे है क्या। दोस्त हुआ क्या कि 1945 में ब्रिटेन हो गया था कमजोर, ब्रिटेन की दादागिरी अब खत्म होते जा रही थी, अमेरिका पावरफुल होते जा रहा था। इसलिए अमेरिका के अंदर 1945 में एक जगह है जिसका नाम है ब्रेटन वुड्स। ये ब्रेटन वुड्स कोई लकड़ी या कोई इंसान या कोई मतलब ऐसा नहीं कोई होटल, मतलब ब्रेटन वुड्स एक जगह का नाम है जो कि अमेरिका के अंदर है। और उसी अमेरिका के ब्रेटन वुड्स जगह पे दुनिया भर के कंट्री आते हैं और ये डिस्कशन करते हैं कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि ब्रिटेन कमज़ोर हो गया है। इसलिए पहली बात तो ये कही गई कि अब इंटरनेशनल करेंसी के रूप में डॉलर को मान्यता मिल गई और अब जो भी ट्रेड होगा वो डॉलर के द्वारा होगा, यानी कि अब इंटरनेशनल करेंसी डॉलर बन गई। पहला चेंज ये हुआ। दूसरी चेंज ये की गई कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, कई सारे देश कमज़ोर हो गए हैं, युद्ध के अंदर उनकी ज़्यादातर जो पूंजी है वो ख़त्म हो गई है। तो ऐसे हालातों में इन देशों को गरीबी से कौन निकालेगा भाई, भुखमरी आ गई इन देशों के अंदर। तो गरीबी हटाने के लिए ही या व्यापार में है या ट्रेड एक्टिविटी में हेल्प करने के लिए या इन्वायरमेंट से इनको सिक्योरिटी देने के लिए ही कुछ संगठन बनाना चाहिए जो कि इन देशों को फाइनेंशियल हेल्प दे सके, वित्तीय सहायता, पैसों से मदद कर सके। और इसलिए दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, IMF क्या बनाएगा, IMF बनाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाएगा। एंड थर्ड पॉइंट में क्या है, वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक बनाएगा। तो इस तरीके से ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के द्वारा IMF और वर्ल्ड बैंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। IMF का काम क्या है, दुनिया भर के देशों को ट्रेड एक्टिविटी में अगर नुकसान हो जाए उसकी भरपाई करने के लिए लोन देना। जैसे कि मान लो कि आपके पास 100 रुपये ही आया है और आपने ट्रेड एक्टिविटी में 120 रुपये खर्चा कर दिया, तो जो 20 रुपये आपका एक्स्ट्रा लग रहा है अब ये कहाँ से लाओगे आप, ये जाओगे आप IMF के पास लाने के लिए। तो IMF क्या करता है, आपको कुछ ब्याज दर पे आपको 20 रुपये दे देगा, बोलेगा ले भाई 20 रुपये का 25 रुपये दे दियो, चल ठीक है जा तू व्यापार कर ले अपना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इससे जो आपका नुकसान हो रहा है वो आपका बच जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बट ये आप पे इंटरेस्ट लगा देते हैं, उसका इंटरेस्ट लगा देते हैं, कुछ शर्तें रख देते हैं। भाई देख, शर्त ये है कि कोई भी विकसित कंट्री अगर आएगा तेरे देश में व्यापार करने के लिए तो रोकेगा नहीं भाई। तो मानना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। देखो IMF अगर हेल्प कर रहा है तो शर्त तो मानना ही पड़ेगा। 1991 में दोस्त भारत के अंदर इतनी कंडीशन खराब थी कि हमें सोना भी गिरवी रखना पड़ गया था दोस्त IMF के अंदर, हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे इस टाइम। अब हुआ क्या, हमने LPG अपना लिया, क्योंकि हमारी 1991 से पहले की पॉलिसी जो थी वो सोशलिज्म की थी, यानी कि स्टेट कंट्रोल थी सोसाइटी, सब कुछ स्टेट के हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था, कोई प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं, मान लो ना मात्र का प्राइवेट सेक्टर था। तो 1991 में हमने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। अब हमने दरवाजा अपना खोल दिया दुनिया के सभी देशों के लिए, आओ भाई व्यापार करो, अपना ट्रेड एक्टिविटी करो हमसे भी, हम भी तुम्हें माल बेचेंगे, तुम भी हमें अपना माल बेचो, आप हमारे देश में आके अपनी कंपनियां खोलो। इससे फायदा एक देश को होता है, और यही से वो देखते देखते हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो रिफॉर्म हुई, यानी कि सुधार हुई। इसी को कहा जाता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी 2020 के अंदर, वैसे ही 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा था, ग्रेट इकोनॉमिक्स थे वो। प्राइम मिनिस्टर के रूप में तो बेशक उनकी इमेज एक अलग बन गई, लेकिन इकोनॉमिक्स के रूप में देश आज भी उनका रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन बने जिनका गरीबी हटाने में और देश को हेल्प देने में योगदान रहा। तो IMF जो लोन देता है वो वर्ल्ड ट्रेड के लिए देता है। आज भी इसके अंदर 187 मेंबर हैं, क्योंकि 1945 से लेकर अब तक इंडिया भी इसका मेंबर बना हुआ है, और सभी देश इसके अंदर फंड देते हैं। इसके पास अपना पैसा नहीं है, सभी देश मिलकर फंड देते हैं, और ये फंड कलेक्ट करके लोगों को लोन के रूप में देता है, जिससे ये इंटरेस्ट कमाता है, और IMF का जो पूरा ऑफिस है वो चलता है। तो IMF किन चीज़ों को देखता है, BOP को देखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखता है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो ट्रेड एक्टिविटी अगर डिसबैलेंस हो गया तो उस कंडीशन में ये लोन दे देता है, ताकि वो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बना रहे, यानी कि ट्रेड एक्टिविटी बैलेंस में रहे। लेकिन जो वर्ल्ड बैंक है, जिसको विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसको बनाया गया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए, छोटे मोटे लोन देने के लिए। देखो जैसे 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ, दुनिया भर के देशों में काफी गरीबी महामारी छा गई, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ पार्ट है, उसके अंदर काफी गरीबी आई, एंड अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, एशियन कंट्रीज हो गया, काफी सारे देशों के अंदर बहुत महामारी आ गई। तो वर्ल्ड बैंक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि जितने भी देश के अंदर रिकंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे रोड, बिजली, पानी, सड़क, इन सब के लिए जो भी पैसा मांगेगा लोन देना है। और छोटे मोटे काम दे दिए वर्ल्ड बैंक को, और बड़े काम में जैसे ट्रेड एक्टिविटी में नुकसान हो जाए, देश का देश से दूसरे देश के साथ जब व्यापार हो रहा है उसमें नुकसान हो जाए, तो उसको IMF देख लेगा, और वर्ल्ड बैंक इन छोटे छोटे कामों को देख लेगा, जैसे रोड, सड़क, पानी, बिजली, इन सबको देख लेगा। इसलिए इसका नाम दे दिएगा रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बैंक, है ना, यानी कि पुनर्निर्माण बैंक बना दिया गया इसको, विकास कार्यों के लिए ये लोन देगा। तो इस तरीके से गरीबी हटाने में और पर्यावरण सुरक्षा करने में IMF और वर्ल्ड बैंक को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन ये अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF के अंदर वेस्टर्न कंट्री जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, है ना, जो वेस्टर्न कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री, इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है फंड देने में। तो जो ज़्यादा फंड देगा उसकी ज़्यादा चलेगी। देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है, आपकी खुद की गली या नुक्कड़ पे कोई भी नाटक हो रहा हो, या सेलिब्रेशन हो रहा हो, या माता का जागरण हो रहा हो, तो जो सबसे ज़्यादा चंदा देगा उसके हाथ में माइक होगा, लोग उसको देखेंगे, लोग उसकी इज्जत देंगे, हाँ लीजिए बैठिए बैठिए, चेयर लगाएंगे उसके लिए, क्यों? उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, चंदा दिया हुआ है। सेम इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो IMF और वर्ल्ड बैंक उनके ही कंट्रोल में होता है। अब किसी को चंदा देना है नहीं देना है, तो बेशक इसमें 187 मेंबर है, लेकिन डिसाइड तो ये परमानेंट मेंबर ही करेंगे भाई, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, जिनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, उनकी ज़्यादा चलती है। तो ये जो वेस्टर्न कंट्री है, इनका मन चाह इस्तेमाल करते हैं। अब किसी को लोन लेना है तो लोन तो दिलवा देते हैं ये, फिर शर्तें रख देते हैं ताकि वो देश इनके चंगुल में फंस जाए। तो इस तरीके से इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही इम्पैक्ट पड़े हैं, और ये चीज़ आपको आंसर में मेंशन भी करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव निर्मित आपदाओं से आप क्या समझते हैं, इसके परिणामों का वर्णन कीजिए और कुछ रोकथाम संबंधी उपायों की सूचियां बनाइए। देखिए, मानव निर्मित आपदाएं का मतलब क्या होता है? देखो, जो भी डिजास्टर होता है वो दो टाइप में होता है। डिजास्टर का पहला मतलब होता है नेचुरल डिजास्टर, जिसमें नेचुरल तरीके से, जैसे बाढ़, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए, ये तो हो गया पहला, जो प्राकृतिक रूप से आता है, यानी कि इंसान ने जो अपनी पास्ट में गलतियां करी है वो अभी भुगत रहा है, वो पहली चीज। लेकिन जो दूसरी डिजास्टर है, ये इंसान इमिडिएटली पैदा कर देता है, या कुछ ही समय पहले ही कुछ ऐसी गलतियां करी हो जिसका भुगतान अभी करना पड़ रहा हो, या इमिडिएटली कोई ऐसा कांड कर दे भाई। जैसे मान लो कि फैक्ट्री में कोई ऐसी गलती हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो अचानक ही ऐसी कोई घटना हो जाए जो इंसान उसी टाइम पे इमिडिएटली पैदा कर दे, जैसे कि आग लग जाना। एंड देखते हैं कभी कभार इमारत कुछ ऐसे बनती है कि वो गिर जाती है नीचे। अभी हाल ही में हमने देखा कि गुजरात में पुल गिरने से काफी लोग मारे गए। अब इसमें क्या था, किसी इंसान की लापरवाही थी जो इंसान को भुगतना पड़ा, ठीक है। तो यह मानव निर्मित आपदाएं, वो आपदाएं जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा ही पैदा की जाती है। एक इंसान खुद इसको पैदा करता है, खुद इन्वाइट करता है, आ भैया मार दे मुझे, आजा मार दे मुझे। अगर इंसान ऐसी गलतियां ना करे, इनको सही से करे, लापरवाही ना हो, तो भुगतना नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। मान लो कि आप रोड पे जा रहे हो अपनी गाड़ी लेकर, आपको सही से गाड़ी चलाना आता है, लेकिन उसी रोड पे कोई ऐसा इंसान भी होगा
जो अपनी मर्जी से बिल्कुल धूम मचा रहा होगा रोड पे, हैं? आप अपने आप को कब तक बचाओगे जब दूसरा वाला ही सही से गाड़ी नहीं चला रहा, वो आके पीछे ठोक देगा तो आपको। तो रोड एक्सीडेंट के अंदर भी इंसान की जान जा सकती है। तो सड़क दुर्घटना के अंदर भारत में कितने लोगों की जान जाती है हर साल, तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑफिशियली तो लाखों में आंकड़े जाते हैं, अनऑफिशियली भी ऐसे काफी सारे डेटा है जो अभी तक गवर्नमेंट के पास भी नहीं आ पाते। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जैसे रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया, घर का गिर जाना, कोई बिल्डिंग गिर जाना एंड आग लग जाना, और आज जो सबसे बड़ी बात है वो है आतंकवाद। आतंकवाद भी एक मानव निर्मित आपदा है, और ये एक ऐसी आपदा है जिससे सभी देश कहीं ना कहीं प्रभावित है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है या तो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डिजास्टर हो, या इंसान के द्वारा पैदा किए गए डिजास्टर हो। तो इन दोनों डिजास्टर ने दुनिया के सभी देशों को प्रभावित कर रखा है। क्या रोड एक्सीडेंट सिर्फ इंडिया में होता है? दुनिया के तमाम देशों के अंदर होते हैं। क्या आग सिर्फ इंडिया में लग रहा है? और भी देशों में लग जाता है। क्या पुल सिर्फ इंडिया में गिर रहा है? और भी देशों में गिरता है। क्या आतंकवाद से सिर्फ इंडिया ही प्रभावित है? दुनिया के और भी देश प्रभावित है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि ये वो सारे कारण होते हैं जो दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करती है। एंड इसमें कारण बताना होता है आपको कि किन कारण से मानव निर्मित जो आपदा है वो होती है। तो इंसान की लापरवाही होती है इसके अंदर, जैसे कि कोई गैस का रिसाव हो जाना, है ना, विस्फोट हो जाना, आग लग जाना, किसी तंत्र का विफल हो जाना, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया वो फेल हो जाना। अब इससे कुछ एग्जाम्पल भी है। पहला है भोपाल गैस त्रासदी। देखो 1984 के अंदर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर जो गैस लीक हुआ उससे कई लोग मारे गए, और भोपाल की जो हवा है वो भी काफी दूषित हो गई, और इसकी मार लोग आज तक वहां पे झेलते हैं। कई लोग वहां पे मारे गए, बहुत बहुत भयंकर त्रासदी हुई थी, बहुत ज्यादा। और इसी टाइम लोगों ने अपनी जिंदगी खो दी। दोस्त अगर हम अभी हाल ही में बात करें कोरोना वायरस की वजह से, ये क्या था? अब इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि अभी तक तो भाई चाइना का ही हाथ था इसके अंदर। दुनिया भर के अंदर लगभग करोड़ों लोग इसके अंदर मारे गए। अभी हम देखते हैं स्पेनिश फ्लू, देखते हैं कई सारे ऐसे फ्लू आए हैं, कई सारे ऐसी बीमारियां आई हैं, कहीं ना कहीं वो लोगों के द्वारा ही पैदा की गई है। अगर कोरोना की बात करें तो ये ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं कहा जाता है ये लोगों के द्वारा ही पैदा की गई। अब वो चमगादड़ वाली बात है, कौन सी बात है, लेकिन ये है तो इंसान के द्वारा ही पैदा की गई। बट हम कह सकते हैं कि कोरोना वायरस जैसे ऐसे कई सारी बीमारियां हैं जो इंसान के द्वारा और इंसान की लापरवाही से ही पैदा होती है, जो इंसान को अपने चपेट में ले लेती है। तो ऐसे कई सारे हादसे हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए याद कर सकते हो आप, जब प्रयागराज में महाकुंभ मेले में भगदड़ हो गई थी 3 फरवरी 1954 को। इसके अंदर लगभग 820 लोगों की मौत हो गई थी, 100 से ज्यादा लोग इसमें बुरी तरह घायल हो गए थे। एंड कोलकाता के अंदर पुल गिर गया था 31 मार्च 2016 को, 80 लोग इसके अंदर घायल और 27 लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो ऐसे काफी सारे यहाँ पे घटना है जो मैंने यहाँ पे इसमें आपको बता दिया है। इस नोट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संचालन में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका बताइए। देखो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी यूएनओ के द्वारा रेगुलेट किया जाता है इन्वायरमेंट को लेकर, जो भी कन्वेंशन किए जाते हैं उनमें देखा जाए तो ऐसे काफी सारे हैं। देखो यूएनओ के द्वारा जो सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस किया गया, सम्मेलन किया गया इन्वायरमेंट को लेकर, इन्वायरमेंटल इश्यूज को लेकर, वो जून 1992 में किया गया ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के अंदर, जिसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसको कहा जाता है, जिसके अंदर CO2 को कम करने की बात की गई है। एंड जो डाइवर्सिटी खत्म होते जा रही है, हमारे देश की जो विविधता है उसको बचाने की बात की गई। आज भी जंगलवासी लोग हैं जिनकी अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना खान पान रहने का तरीका है, तो उनको हमें बचाना है ताकि उनके कल्चर बचे रहे। हमारे पेड़ पौधे जो खत्म होते जा रहे हैं, एंड पेड़ की कटाई कर देने की वजह से जंगल भी खत्म होते जा रहे हैं, इससे इंसान को तो खतरा होगा, जंगल में जो जीव रहते हैं, जो पशु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, उनको और खतरा है इससे। तो इसको बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसके ऊपर बात की गई। एंड विषैले रूप से जो केमिकल्स निकलते हैं फैक्ट्री से, जो गैसें निकलती है, गरीबी, उत्पादन, उपभोग, इन सब के ऊपर बात की गई पृथ्वी सम्मेलन यानी कि रियो डी सम्मेलन के अंदर इन सब के ऊपर बात की गई ब्राजील के अंदर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इसमें, ये आपको बताना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है सतत विकास करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, यानी कि जो भी आज रिसोर्सेज है, वो चाहे पेट्रोल हो या कोयला हो, है ना, उनका इस तरीके से यूज करना ताकि आने वाले जनरेशन को भी उसका फायदा मिल सके। अब आज ही अगर सारे पेट्रोल हमने खत्म कर दिया तो आने वाले हमारे बच्चे का साइकिल पे घूमेंगे, हैं? हम तो भाई बाइक पे, कार पे फुल मजे से घूम रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ का ध्यान रखना है। रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो ताकि हम अपनी जरूरतों को पूरा कर लें, उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि हमने बर्बाद कर दिया तो हमारी जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आने वाली जनरेशन का भी प्रकृति पर उतना ही अधिकार जितना हमारा अधिकार है, और हम अपनी आने वाली जनरेशन को इससे कैसे वंचित कर सकते हैं। बट इस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के अंदर दुनिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक उत्तर और दक्षिण में, नॉर्थ और साउथ में। उत्तर वाले वही अमीरी वाले देश हैं भाई, वेस्टर्न कंट्री, और दक्षिण वाले वही गरीबी वाले देश है, विकासशील देश। और उत्तर वालों ने बोला भाई ये जो पॉल्यूशन हो रहा है ज़्यादा, या इन्वायरमेंट जो डिसबैलेंस है, CO2 जो ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन्होंने ब्लेम कर दिया दक्षिण वाले कंट्री भी यानी विकासशील देशों को। दक्षिण वालों ने बोला नहीं, उत्तर वालों ने किया है, हम तो अभी अपना कर ही रहे हैं, ये अपना कर चुके हैं,
इसलिए दोनों के द्वारा ये जो ब्लेम लगाया गया एक दूसरे के ऊपर और इन्वायरमेंट को लेकर आपसे विश्वास ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या। एक दूसरे को विश्वास करना होगा, कोऑपरेट करके आगे चलना होगा, तभी जाके इन्वायरमेंट जैसे इश्यूज को हम ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफी सारे आंदोलन हुए, काफी सारे इश्यूज भी रखे गए हैं और जो इसमें इश्यूज बताए गए हैं मैंने आपको अपने इस वाले वीडियो में बता दिया, जो मैंने आपको कहा है स्टार्टिंग में देखने के लिए। तो इस वाले वीडियो जरूर देख लेना, इसके अंदर मैंने सारा चीज आपको इसमें बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण पर आर्थिक भूमंडलीकरण के दुष्प्रभाव। देखो, इकोनॉमिक जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। आज लोग अपने देश के डेवलपमेंट के लिए जो भी कंपनीज लगाते हैं या कोई भी फैक्ट्री खोलते हैं, चाहे वो समुद्र के पानी को या नदी के पानी को दूषित कर रहे हो या इससे जो गैसें निकल रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को दूषित कर रही है, और इसमें जो CO2 का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग को और बढ़ा दे रही है। तो इससे जाहिर सा बात है कि भूकंप, बाढ़, तूफान जैसी जो घटनाएं बढ़ती है उसमें कहीं ना कहीं इंसान खुद जिम्मेदार है। और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ने इन्वायरमेंट को बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम अपने विकास के आड़ में आके पर्यावरण को जो हम नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, इससे जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता जा रहा है, इसने ओजोन परत में छेद कर दिया भाई। और इस ओजोन परत में छेद हो जाने की वजह से जो परावैंगनी किरणें हैं जो सूरज से डायरेक्ट हमारी स्किन पे आ रही है, वो कैंसर जैसी बीमारी पैदा कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें इस तरीके से करना होगा ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी बैलेंस बना रहा है। इसमें सभी देशों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इसमें आपको यही बताना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इन्वायरमेंट पे क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए गए, सारे सम्मेलन बता देना। जैसे कि 1987 का स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, एंड पृथ्वी सम्मेलन हो गया 1992 का, एंड क्योटो प्रोटोकॉल हो गया 1997 का, जो कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ था CO2 को कम करने के लिए। इसमें कहा गया था कि 2010 तक CO2 की जो मात्रा है वो 5% तक कम करेंगे जितने भी कंट्रीज हैं। ये इसमें टारगेट सेट किया गया था। अब ये 2010 में खत्म हो गया तो 2020 का टारगेट रखा गया था और फिर इसको बढ़ा दिया गया था। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। तो 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, 2002 में इसमें भारत में भी सिग्नेचर कर दिया था। तो इस तरह के जो भी एग्रीमेंट हुए हैं वर्ल्ड के अंदर, ये आपको इस आंसर के अंदर बताना है। तो मैंने अपनी जो वीडियो बताई है आपको उसमें देख लेना, मैंने आप इस वाले वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है। बाकी मैं सारे की पॉइंट्स आपको बता दे रहा हूँ ताकि एग्जाम के अंदर आंसर को आप बना के भी लिख पाओ, ताकि दिक्कत आपको ना हो। एंड ये भी जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इस तरीके से ही है कि भूमंडलीकरण एवं सतत विकास के मध्य संबंध की चर्चा कीजिए और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण की जो पहल हुई है वो बताइए। इसमें भी आपको जितने भी कन्वेंशन हुए हैं, ये सम्मेलन हुए हैं, एग्रीमेंट हुए, ये सारे आपको इसमें बताना है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विषैले अपशिष्ट के निपटान की समस्या की चर्चा कीजिए और इसके पर्यावरण में गैर जिम्मेदाराना निपटान का सामना करने के लिए वैश्विक पहल की चर्चा कीजिए। क्या वैश्विक पहल की गई? जो वेस्टेज है जिसको हम फेंक देते हैं, रोडों पे फेंक देते हैं, अब उससे तो पॉल्यूशन होता है यार, है ना। तो हम उसको रिसाइकिल कैसे कर सके ताकि रिसाइकिल करने के बाद हम उसको रीयूज़ कर ले और इन्वायरमेंट पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। अभी कुछ दिनों पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लिया गया था कि पॉलीथीन है या जो ऐसी चीज़ जिसका रिसाइकिल नहीं किया जा सकता उसको सरकार ने बैन कर दिया था। बट उसके बाद भी क्या हुआ है, आज तक सरकार ने कई बार डिसीजन दे दिए हैं ऐसे, लेकिन स्टिक रूप से एक्शन ना लेने की वजह से इसका 2-4 दिन तो असर रहता है, बट फिर से लोग पॉलीथीन या तमाम प्लास्टिक चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसलिए इस पर सरकार का एक कड़ा एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। फाइन लगाना उन लोगों पे जो इसका इस्तेमाल करते हैं, इनको प्रमोट करते हैं, या सरकार इसका कोई ऐसा अल्टरनेटिव इमीडिएटली ढूंढ पाए जिससे कि कोई असर भी ना पड़े इस पर। तो इसलिए अगर सरकार ऐसा कर पाती है, लोग ऐसा मिलकर कर पाते हैं, तो इसका सही से निपटान हो जाएगा। देखो, पहले तो आपको ये बताना, जो भी वेस्टेज हमारे सड़कों पे पड़े रहते हैं, रोडों पे पड़े रहते हैं, ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो इसमें टाइप है वो है तरल, यानी कि ये लिक्विड टाइप में होता है, जैसे कि गंदे पानी फेंक देना, उसमें डेंगू भी हो सकता है। तो सॉलिड रूप में होता है, जैसे कि कचरा, घर का कचरा बाहर फेंक देना, सड़क पे यूं पड़ा रहेगा। अब उसको कोई गाय वगैरह भी खा ले यार तो उसको गले में फंस जाती है, तो एनिमल्स को भी नुकसान, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान। तो तीसरा है गैस के रूप में जो हम निकालते हैं, फैक्ट्री या विषैले गैस जो होते हैं, जो हानिकारक या कैंसर तक भी पैदा कर सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर चली जाती है ये। तो जब इंसान सांस ले रहा होता है, कहीं ना कहीं ये गैसेस हमारे अंदर जा रही होती है, या हम जो भी ये पॉल्यूशन फैला रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये हमें खुद नुकसान पहुंचा रहे होती है। तो कहीं ना कहीं इंसान को ये खुद ठीक करना होगा। गवर्नमेंट भी अपने तरफ से कर ही रही है, बट इंसान खुद जब ये गंदगी फैला रहा है तो उसकी खुद जिम्मेदारी है कि इन जहरीलों गैसों से बचना। और जो भी ये वेस्टेज जो हम रोड पे फेंकते हैं, कूड़ा करकट कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो उससे नुकसान एक इंसान का होता है जो उस आसपास एरिया में रह रहे होते हैं। तो सरकार पे इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार ने इसको लेकर काफी बार कुछ केमिकल्स डाल के उन कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने की कोशिश भी करी है, बट इसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ पाया। दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई सारे कूड़े के पहाड़ इकट्ठे हैं। अब एक गवर्नमेंट इस पर ब्लेम करेगी, वो गवर्नमेंट इस पर ब्लेम करेगी, आखिर देखते हैं ये कचरा कब तक खत्म हो पाता है। इसमें आपको सिंपल यही बताना है। देखो, एनवायरनमेंट को लेकर जितने भी यहाँ पे पॉलिसीज बनती है, उन पॉलिसीज का या तो सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो भी गया है तो लोग उसको सही से फॉलो नहीं करते। यानी कि एनवायरनमेंट के इश्यूज को लेकर लोग ज्यादा सक्रिय नहीं होते, काफी एक्टिव नहीं होते। और भी कानून या और भी चीजों में हो सकते हैं, बट एनवायरनमेंट को लेकर वो एक्टिव नहीं होते, और इसका भुगतान लोगों को खुद भरना होगा। दोस्त, इमेजिन करो कि अभी बाढ़ आ जाए, पूरा घर डूब जाए और हम तैरने लग जाए,
इतनी दर्दनाक मौत होगी उस टाइम जब हम डूब के मरेंगे, ये सोच के ही तो डर लग रहा है। अगर असलियत में जिस दिन ऐसा हो गया, कसम से बोल रहा हूँ भाई, बहुत बुरा होगा। अब इसका नुकसान हम पे ही होगा, तो हम जाहिर सी बात है हमें एक्टिव होना चाहिए इन चीजों को लेकर। कुछ समय के लिए कुछ फीलिंग जगती है, जैसे 15 अगस्त पर राष्ट्रभक्ति जगती है ना, वैसे ही कुछ समय के लिए फीलिंग जग जाती है एनवायरमेंट डे पे, बट उसके बाद टाइम फीस हो जाती है यार। खैर, गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, हमें भी थोड़ा एक्टिवनेस दिखाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के 6 सामान्य सिद्धांत बताना है। देखो, इंटरनेशनल रूप से जो भी एनवायरमेंटल लॉज बने हुए हैं उनके आपको 6 प्रिंसिपल बताना है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? राज्य उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि ये स्टेट की एक ऑब्लिगेशन है कि वो ये देखे कि इन्वायरमेंटल को लेकर जितने भी लॉज बने हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लोग फॉलो नहीं कर रहे तो सरकार उनसे फॉलो करवाए, या जितने भी इंटरनेशनल रूप से जो भी कानून है वो स्टेट के द्वारा फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। अब मान लो कि यूएनओ के द्वारा जो भी पॉलिसीज बना दी जाती है, कभी कभार ऐसा होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो ही नहीं करते हैं। अब अमेरिका हो गया, तमाम कंट्रीज को फॉलो ही नहीं करते। अब वेस्टर्न कंट्री ये बोलते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कर रहे। अब डेवलपिंग कंट्रीज करने लग जाएंगे तो उनका विकास काम रुक जाता है भाई। तो एक दूसरे पे ब्लेम करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो विकास कार्य है इसको तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन जो इन्वायरमेंटल के लॉज फॉलो नहीं होते इससे इन्वायरमेंट को और नुकसान पहुंच रहा है भाई। यानी कि पहला लॉ तो यही कहता है कि एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन लॉज को फॉलो करे और लोगों से फॉलो करवाए। सेकंड क्या है? अच्छे पड़ोसीपन का सिद्धांत। अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो जाहिर सी बात है कि आपका भी सपोर्ट करेगा और आपकी भी बात मानेगा और आप उसकी भी बात मानोगे। मान लो कंट्री ए के अंदर कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी इन्वायरमेंटल को लेकर इश्यूज आ गए, जैसे नेपाल में देखते हैं तो भूकंप आती रहती है, तो जाहिर सी बात है कि उसका इंपैक्ट पड़ता है इंडिया पे। और हमारा रिलेशन अच्छा है तो हम इंडिया नेपाल को अक्सर हेल्प भी दे देता है, इकोनॉमिक हेल्प भी दे देता है। और ऐसे ही अगर हमारे आसपास के देशों में किसी भी देश के अंदर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो इंडिया भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बॉस। हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, हमारी जो रिलेशन उस पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि पड़ोसी भी अच्छे हों तभी हमारा देश भी अच्छा हो सकता है। यानी कि पड़ोसी भी उस कानून का पालन करे जो आप पालन कर रहे हो। आप कर रहे हो, दूसरा कर नहीं रहा, ऐसा नहीं होता कि सरकारी नौकरी में क्या होता है, भाई मैं नहीं कर रहा, अरे दूसरा कर लेगा ना। अब लोग इसी सोच में बैठे रहते हैं, रोटियां तोड़नी होती, सरकार पैसे दे ही देती है। सेम इसी तरीके से ये भी काम हो जाता है यहाँ पे। तो इन्वायरमेंटल के इश्यूज को लेकर लोग ढीलापन दिखाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? सहयोग का सिद्धांत, यानी कि कोऑपरेशन का प्रिंसिपल। ये क्या है कि दुनिया भर के अंदर कभी भी मान लो समुद्र के पानी को लेकर क्या लॉस बना हो, कोई इन्वायरमेंट को लेकर कोई एग्रीमेंट हुआ हो, तो कोई उसका वायलेंस ना करे, लोग कोऑपरेशन दिखाए और काम करे। ऐसा ना है कि एक देश तो फॉलो कर रहा है, दूसरा देश फॉलो ही नहीं कर रहा है। ऐसे में तो भाई इन्वायरमेंटल के इश्यूज को सॉल्व कर नहीं सकते। इसलिए सहयोग का सिद्धांत थर्ड पॉइंट है हमारा। एंड फोर्थ पॉइंट का सतत विकास का सिद्धांत। देखो 1987 में जब स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था तो वहां पे एक रिपोर्ट दी गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, और इस रिपोर्ट में एक कॉन्सेप्ट दिया गया था सतत विकास का, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और इसमें यह बताया गया था कि हम अपने जरूरतों के हिसाब से ही रिसोर्सेज का यूज़ करें, जो नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर हम उसको खत्म कर देंगे तो आने वाले जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा। 1987 के बाद फिर जाके रियो डिक्लेरेशन के अंदर इसको रिपीट किया गया और इसकी इंपॉर्टेंस पे बात की गई, ताकि हम सतत विकास को फॉलो कर सके, और इसको इंटरनेशनल लॉ बना दिएगा। तो सतत विकास का सिद्धांत सभी देशों को फॉलो करना है, फोर्थ पॉइंट में यह बताया गया, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट क्या है? प्रदूषणकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति चुकाने का सिद्धांत। देखो, जिस भी देश के अंदर जो काफी पोल्यूशन फैला रहा है उसके ऊपर फाइन लगाना, दूसरा कोई पेड़ भी काट रहा है तो उसके ऊपर फाइन लगाना, ये देश में तो इलीगल है भाई। पहले बात तो आप पेड़ काट नहीं सकते। अब मान लो कि बहुत जरूरी आ पड़ी है कि अगर उस पेड़ को नहीं हटाएंगे तो पूरा काम रुक जाएगा, तो मान लो अगर आपने एक पेड़ हटाया भी है तो आपको 10 पेड़ कहीं और लगाना भी तो पड़ेगा भाई, कानून के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता तो क्षतिपूर्ति, दैट मीन्स फाइन भी उस पर लगाना चाहिए। तो ये फिफ्थ हमारा प्रिंसिपल है। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है? पूर्वोपाय। पूर्वोपाय का मतलब क्या होता है कि पूर्व, यानी कि कोई भी घटना होने से पहले ही उपाय करना। पूर्वोपाय यानी कि पहले ही प्लानिंग कर लेना। एहतियात का सिद्धांत। एहतियात का मतलब क्या होता है? सावधानी दिखाना। अब सावधानी नहीं दिखाएंगे तो भाई कांड तो होगा ही होगा, अब चाहे वो नेचुरल डिजास्टर हो या इंसान के द्वारा पैदा किया गया डिजास्टर हो। पिछले टोटल 6 प्रिंसिपल दिए गए हैं इंटरनेशनल रूल के द्वारा, जो कि दुनिया के सभी देशों को फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यहाँ पे वो 6 प्रिंसिपल कौन कौन से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के फायदे और नुकसान बताना है आपको। देखो, इन्वायरमेंटल को लेकर जो रियो घोषणा हुआ 1992 के अंदर जो किया गया, देखो फायदा इसका ये हुआ कि जो भी प्रिंसिपल इसमें कहा गया, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी को हमें सेफ रखना है, पेड़ों की कटाई नहीं करना है, CO2 का जो उत्सर्जन है उसको कम से कम करना है, मिनिमम करेंगे तभी हम ग्लोबल वार्मिंग को भी, यानी कि वैश्विक तापमान है उसको भी कम कर सकते हैं, भूकंप बाढ़ जैसी समस्याओं को कम से कम किया जा सकता है। ये सारी बात है तो दी गई, यानी कि विकासशील विकसित देशों ने और कुछ सालों तक अपनाया भी। लेकिन नुकसान इसका यह हुआ कि सभी देश इसमें एक मत नहीं थे, यानी कि डेवलप कंट्री अपनी जिंदगी जी रहे थे, डेवलपिंग कंट्री भी वो क्या करते हैं भाई। अब मान लो कि 10 लोगों की टीम है, उसमें से 2-4 लोग उसको फॉलो ही नहीं कर रहे तो सभी का मन बहक जाएगा, अब ये वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। कुछ देशों का ढीलापन रवैया, विकसित देशों का एक मत ना हो पाना। एंड तीसरा इसमें नुकसान ये होगा कि इसमें 100+ कंट्री तो थे, लेकिन दुनिया भर के अंदर 200 कंट्रीज है,
इसमें कुछ कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने। देशों का पार्टिसिपेट ना करना साफ दिखाता है कि वो एनवायरमेंट को लेकर कितने एक्टिव हैं, कितने एक्टिव नहीं है। तो रियो घोषणा सिंपल अभी ये बता सकते हो। प्लस एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है, जो एजेंडा 21 था हमारा, एजेंडा 21 के नाम से जाना था इसमें, यानी कि 21 जो घोषणाएं की गई थी, या इसमें ये कह तो दिया कि हमें डाइवर्सिटी को सेव रखना है, पेड़ की कटाई नहीं करनी है, एंड जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, उनको डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प देना है, इकोनॉमिक हेल्प देना है, टेक्नोलॉजी से हेल्प देना है, ताकि ये भी कंट्री अपना विकास कर सके। और जो ट्रेडिशनल रूप से जो भी टेक्नोलॉजी चली आ रही है, अगर ये उनका इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पहुंचेगा। लेकिन डेवलप्ड कंट्री विकासशील देशों को अपने झांसे में फंसा के रखना चाहते हैं और चाहते भी नहीं कि भाई वो उनको सही से हेल्प दे। पहले वो अपना विकास करेंगे तभी तो उनको दूसरों को देंगे। तो यहीं पे ये नुकसान यहाँ पे साफ दिखने लग गया था। और ये भी कहा गया कि जापान जैसे कुछ टेक्नोलॉजी वाले कंट्री को विकासशील देशों को हेल्प देनी चाहिए, बट कुछ कंट्रीज को माने, कुछ कंट्रीज को फॉलो भी नहीं कर पाए। तो यही से यहाँ पे सबसे बड़ा इसका नुकसान दिखता है। ठीक है, तो ये था रियो घोषणा, जिसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो के अंदर ही बताया हुआ है। इसको आप बिल्कुल अच्छे से बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर सरकारी संगठन जिसको हम एनजीओ कहते हैं और सामाजिक क्रांतिक आंदोलन के आपसी संबंध बताइए। देखिए, एनजीओ के द्वारा भी समाज के अंदर, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारे ऐसी एनजीओ हैं जो दुनिया भर के अंदर इन्वायरमेंटल को लेकर अपनी इश्यूज को उठाते हैं। अब जैसे चाहे मिडल ईस्ट कंट्री हो गए, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज हो गए, एंड वेस्टर्न कंट्रीज हो गए, या एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जितने भी हो गए, उन सभी कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं एक ना एक एनजीओ ऐसी होती है जो पर्यावरण संतुलन के लिए, वैश्विक ताप के लिए, भूकंप एंड जो ये जितने भी हम बाढ़ भूकंप देखते हैं, सूखा पड़ जाना, इनको लेकर सरकार का ध्यान या दुनिया भर के मीडिया का ध्यान दिलवाती है। और इन एनजीओ के अंदर यूएनओ की ऐसी काफ़ी सारी एजेंसी है जो इन एनजीओ के रूप में जानी जाती है। और एनजीओ तो कहाँ ही उनको जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा ना बनाया गया हो, मेरे और आपके जैसे लोग इसको बनाते हैं और मिलकर इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। और इन एनजीओ के द्वारा सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। भारत के अंदर भी देखोगे आप तो चिपको आंदोलन के अंदर ऐसे काफ़ी सारी एनजीओज भी आई थी, एंड ताड़ी विरोधी आंदोलन में ऐसे काफ़ी सारी एनजीओज आई थी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखोगे आप तो जंगल में जब आग लग जाती थी उसके लिए काफ़ी सारी एनजीओज खड़ी हुई। तो अमेरिका हो गया या लैटिन अमेरिका हो गया या अफ्रीकन जितने भी कंट्रीज हो गए, सभी कंट्री के अंदर एक ना एक एनजीओ ऐसी होती है। और यूएनओ के द्वारा इन कंट्रीज के अंदर इन संबंधों को ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। और ऐसे संगठन सिर्फ इन्वायरमेंट को लेकर नहीं, जैसे कि दलित आंदोलन भी भारत में देखा जाता है ना, एंड पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, समाज में समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए भी, ये जस्टिस के लिए भी काफ़ी बार आंदोलन करते रहे हैं और आज भी ऐसे आंदोलन चल रहे हैं। तो यही इसमें आपको बताना है। पूरा क्वेश्चन ये बनाकर आप इजीली लिख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है हमारा ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, यानी कि जो डाइवर्सिटी है भारत के अंदर वो बनी रहे, इसके लिए देश की सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इसमें आपको यही बताना है। देखो, भारत दुनिया भर के लगभग 2.4% भूमि भारत के अंदर है। विश्व भर में जो 12 बड़े जो जैविक विविधता वाले देश हैं उनमें भारत का भी स्थान आता है, क्योंकि भारत का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, क्योंकि जंगल और वनस्पति में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी बनी रहती है, और इस डाइवर्सिटी को बनाए रखने में सरकार की अहम भूमिका भी है। जैसे कुछ आदिवासी लोग भी भारत के अंदर आज तक भी जंगल के पदार्थों या जंगल के ही उन चीज़ों पे डिपेंड है, जो वहीं से खाना खाते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, तो उन्हीं चीज़ पे डिपेंड है वो। और जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, जंगल में जो जानवर रहते हैं, जंगली जानवर ही कहलाते हैं, वो जंगल में ही अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जंगल साफ किया जा रहा है एग्रीकल्चर यानी खेती के लिए, और जंगल साफ कर देने से जो जैव विविधता है वो खतरे में पड़ जाती है। जो जंगल में रहने वाले पशु हैं या जो एनिमल्स हैं उनको खतरा हो जाता है, और जंगल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी खतरा हो जाता है, उनकी संस्कृति भी खतरे में आ जाती है। इसलिए सरकार ने इसके लिए अलग से व्यवस्था किया हुआ है। अगर देखोगे तो यूएनओ के द्वारा भी इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 5 से लेकर 17 अनुच्छेद देखोगे आप तो इसके अंदर जैव विविधता जैसे कि वनस्पति और पेड़ पौधों की पहचान करने और उनको बचाए रखने, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे पेड़ पौधे, ऐसे काफ़ी सारे जीव जंतु हैं जिनकी जो प्रजातियाँ वो आगे चल के खत्म होते जा रही है। अगर इनको आज हम नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे। तो सरकार के द्वारा इनको बचाए रखने के लिए अहम कदम उठाया जा रहा है। और दुनिया भर के और देशों से, जैसे कि हमारे पास जो चीते हैं वो खत्म हो जा रहे थे, तो अभी हम सरकार ने अफ्रीका से 8 चीते मंगवाए। तो जब भी ऐसा लगता है तो सरकार बाहरी देशों से या अपने देश की विविधता बनाए रखने के लिए अलग से कानून बनाती है। और जैव विविधता यानी जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखने में देश के सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलते रहे और इनके जो कल्चर है वो भी बने रहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संदर्भ में खाद्य असुरक्षा और आजीविका से संबंधित समस्याएं। बेमौसम बारिश आ जाना या सूखा पड़ जाना खाद्य असुरक्षा को दिखाता है, क्योंकि अनाज पैदा नहीं होती उस टाइम पे जो प्राइस है, जो हमारे पास जितनी भी अनाज बचे हुए हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है। तो सोसाइटी के अंदर आजीविका को लेकर काफ़ी खतरा पैदा हो जाता है इस टाइम, क्योंकि अमीर गरीब का फासला जब इस टाइम दिखता है तो लोग आंदोलन करने पे उतारू हो जाते हैं। और इस चीज़ को बचाए रखने के लिए ही जो इन्वायरमेंट है हमारा उसको हमें बैलेंस बना के रखना होगा, तभी हम ये कर सकते हैं। और इससे कैसे निपटा जा सकता है, जो नेचुरल डिजास्टर उसको कम कर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता वो, लेकिन कम जरूर हो सकता है वो।
ठीक, इसमें आपको यही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पर्यावरणीय चिंताओं के प्रति दक्षिण एशियाई प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की है। देखो जो दक्षिण एशिया के देश है वो कहीं ना कहीं विकासशील देश हैं, और विकासशील देश यही कहते हैं कि जो विकसित देश है उन्होंने अभी तक दोहन किया है प्राकृतिक संसाधनों का, और हम कुछ करते हैं तो वो हम पे ब्लेम लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो जो उत्तर और दक्षिण में जब विवाद चल रहा है वो अभी तक चल रहा है ये, और इनकी चिंता ये है कि इन देशों में जनसंख्या ज़्यादा है, और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से इनको रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, और इसी रिसोर्सेज की आड़ में ये जंगल को साफ करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, जिससे कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो अपने विकास के लिए ये तो कहीं ना कहीं विकसित देशों पे डिपेंड रहते हैं, और इनकी प्रतिक्रिया हमेशा से यही रही है कि हम अपने विकास को करें और इसमें विकसित देश कोई रुकावट पैदा ना करे। और इनके जो चिंताएं हैं जैसे कि पेड़ की कटाई या सूखा पड़ जाना, बाढ़ भूकंप का आ जाना, बेमौसम बारिश आ जाना, एंड बारिश ना आने से सूखा पड़ जाना, तो कहीं ना कहीं जो विकासशील देश है वो इसका सामना कर रहे हैं। तो इसको अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जो यहाँ पे आपको बता दिया गया है। साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में आपको इसमें बताना है। आई होप आपको ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चन जो हमारे शॉर्ट नोट्स में एग्जाम में आ सकते हैं, जिनमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो पहले आपको ये बताना है, फिर हरित व्यापार के बारे में, ग्रीन बिजनेस एंड सामाजिक जागरूकता और पर्यावरण। चलिए एक एक करके मैं आपको ब्रीफली इन पॉइंट्स को भी समझा देता हूँ। पहले हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की, आखिर ये क्यों होता है और क्या इसका रीजन है। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स जैसे भूकंप हो गया, आत्महत्या बीज, ऐसा कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए भूमंडलीय तापन की हम बात करते हैं, पृथ्वी के ऊपर जब ग्रीन हाउसेज गैस यानी कि CO2 जो बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि जो तापमान है वो भी बढ़ेगा, और इससे दुनिया भर के देशों को इसका सामना करना पड़ता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने की वजह से तापमान बढ़ता है, और तापमान के बढ़ने से जो समुद्र का पानी है वो भी ऊपर आ जाता है, प्लस ओजोन लेयर है उसमें भी छिद्र देखते हैं, उसका भी जो छेद बढ़ता जा रहा है। ये पॉल्यूशन जो है ये हमें खत्म करना होगा दोस्त, इसलिए ध्यान रखना आपको ग्रीन हाउस गैसेस को GHG के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन CO2 के द्वारा जब तापमान बढ़ती है तो जो नेचुरल डिजास्टर आती है इसी से हम तापमान नाप सकते हैं। वाह भाई, यानी बहुत भयंकर तापमान बढ़ा हुआ है, आए दिन ही आते रहते हैं, और कहीं ना कहीं सभी कंट्री इसके चपेट में आते रहते हैं, और इससे एक कंट्री नहीं दुनिया के सभी कंट्री को इससे नेगेटिव इफेक्ट पहुंचेगा। देखो जो ग्रीन हाउस गैस है इसमें टोटल 6 गैस मिले हुए हैं। पहला गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। दूसरा गैस क्या है, परफ्लोरोकार्बन PFC, एंड मेथेन CH4, एंड नाइट्रस ऑक्साइड N2O, एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये ऐसे गैसेज है जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ये सभी गैस मिलकर ग्रीन हाउस गैस बनाती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस इनको कहा जाता है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जिनसे धुएं निकल रहे हैं, जितनी भी गाड़ियां से धुआं निकल रही है, क्या छोड़ रहे हैं दोस्तों, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं, इससे हमारा पोल्यूशन जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तापमान इससे बढ़ता चला जाता है, और इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया में अनेक संकट पैदा हो जाती है। और ग्रीन हाउस गैस के अंदर CO2 की मात्रा जो सबसे ज़्यादा होती है, ये दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, एक इंसान के लिए भी खतरनाक है। तो भूमंडलीय तापन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके क्या क्या कारण है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला कारण क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से जो भी धुएं निकल रहे हैं, विषैले गैसें निकल रहे हैं फैक्ट्रियों से, कारखानों से, इसने इंसानों को जीना हराम कर रखा है, जो हमारी शुद्ध हवा है उसको दूषित कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पेड़ों को काटना। अगर हम अंधाधुंध तरीके से पेड़ों को कटाई कर देंगे, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन पेड़ होंगे नहीं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे कैसे भाई। तो पेड़ों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए पेड़ों को काटने से भी CO2 बढ़ जाता है। ओजोन परत में जो छेद हो रहा है इसका मेन रीजन CO2 ही है, क्योंकि ओजोन लेयर में जब छेद हो जाएगी तो जो सूरज की जो किरण है, जो सूरज की जो रोशनी, वो डायरेक्ट हमारी स्किन पे आएगी, जो कि कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी एक इंसान को दे सकती है। एंड औद्योगिकरण को जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसकी वजह से एक देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, यानी कि एक देश की तरक्की हुई है, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। लेकिन जो ये दूषित हवा निकाल रहा है, इससे जो हमारी इन्वायरमेंट दैट मीन जो पॉल्यूशन हो रहा है, अब इसका क्या भाई, CO2 तो निकलना ही निकलना है। अब जो भी हम खेतों में या जो अपने क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जो केमिकल्स वगैरह हम यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है, जो फर्टिलाइजर सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के लिए भी हार्मफुल होती है। जनसंख्या में वृद्धि भी CO2 को बढ़ा रही है भाई, क्योंकि जैसे इंसान बढ़ रहे हैं पृथ्वी के ऊपर एक बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज को तो उतना ज्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, ये पेड़ों की कटाई हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि भी दुनिया भर के देशों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसका परिणाम क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम इसका ये होगा कि मौसम अचानक बदलते चले जाएंगे। अचानक अब बारिश आएगी तो अचानक धूप हो जाएगी तेज से, बहुत तेज से गर्मी होगी, और गर्मी बहुत तेज से होगी तो सर्दी भी बहुत तेजी से आएगी, बहुत तगड़ी सर्दी आ जाएगी। तो इससे हमारी बॉडी पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तापमान बढ़ जाएगी, इससे भयंकर तूफान आ सकता है, चक्रवात, बाढ़, सूखा, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का पानी उसका बढ़ जाना। तो ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है ये इसका बढ़ना। इसलिए हरित व्यापार कहा जाता है, यानी कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और हमें सामाजिक जागरूकता बढ़ाना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट के जो इश्यूज है इसके प्रति लोगों को जागरूक करें और इन समस्याओं का समाधान करें, तभी जाके हम इन कारणों से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भूकंप। भूकंप के मुख्य कारण क्या होते हैं, चलिए ये देखते हैं। देखो जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो भूकंप आने के खतरे पैदा हो जाते हैं।
एंड भूमि जब असंतुलन होता है तो भी भूकंप आने के खतरे हो जाते हैं। जब जलीय भार होता है, यानी कि देखते हैं जब ज्वार भाटा जैसी घटनाएं होती है, हाइड्रोलिक जब लोड बढ़ता है समुद्र के पानी में, तो भी भूकंप आने के खतरे होते हैं। फ्लैट हिलते हैं तो भी भूकंप आने के खतरे होते हैं। तो इन सभी खतरों की वजह से भूकंप आ जाती है। देखो यहाँ पे ऐसे फ्रीड के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्धांत दिया गया था, जिसको इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के तहत क्या हुआ था कि जो प्लेटें हैं धरती की, कहीं ना कहीं वो हिलती है। जैसे हम देखते हैं कि नेपाल के अंदर बहुत भूकंप आती है, वो यही इसका रीजन है। जापान में भी हम देखते हैं जो हिरोशिमा नागासाकी पे अटैक हुआ था जापान में, उसका असर कहीं ना कहीं उस पर आज तक दिखता रहा है, और इसी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आत्महत्या बीज। उन बीजों को कहा जाता है जो कि फसल को तेजी से उगाने के लिए आजकल हमारी खेतों में यूज की जा रही है। कुछ दिन पहले मैं न्यूज में देख रहा था कि दिल्ली एनसीआर के पास कुछ खेती कर रहे थे, और उसमें जो उगाया जा रहा था उसको खाने की वजह से लोगों को कैंसर तक बीमारी हो जा रही थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे बीज, ऐसे केमिकल्स का यूज किया जा रहा था उनको उगाने के लिए, जो एक इंसान के बॉडी के लिए हानिकारक है। फिर भी क्या करें भाई, फसल को उगाने के लोग आजकल ऐसा कर ही देते हैं, जो कि एक इंसान के लिए खतरा हो सकता है और भूमि के लिए भी खतरा हो सकता है। इसके बाद कुछ और भी शॉर्ट नोट दिए गए हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, एनरॉन बिजली परियोजना नेपाल के अंदर है, वो WTO और पर्यावरण का इसका क्या संबंध है, एंड IMF जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस पर भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारे। शॉर्ट नोट्स अगर आप अच्छे से कर ले तो ये सारे, बाकी मैंने जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए, बाकी जो नोट्स दिया डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपका जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स खत्म हो जाए। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ऑलमोस्ट अब आप इतने कैपेबल हो जाओगे, कुछ ना कुछ तो लिख कर आ जाओगे, बना के तो लिख ही देना यार, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आना। जैसे हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की, तो नर्मदा आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर की गई थी, जो बांध बनाया जा रहा था उसके विरोध में, क्योंकि उस जगह पर जो लोग रह रहे होते हैं अब उनको कहीं और जाना होता है। तो इसलिए विकास के इतिहास की शुरुआत 19वीं शताब्दी में प्रमुख सिंचाई परियोजना से हुई है, क्योंकि सिंचाई परियोजना को लेकर कई बार ऐसा हुआ है कि डैम बनाए गए हैं बड़े बड़े, तो वहाँ से लोगों को कहीं और जाना पड़ा है। नेहरू जी इन सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक मंदिर कहते थे। वो कहते थे कि सिंचाई की प्रक्रिया होगी तभी तो देश आगे बढ़ेगा भाई। इसे 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया की गई, और इस प्रक्रिया के द्वारा देश की विकास भी हुआ, हमने तरक्की भी देखी अपनी। इसलिए गरीब लोगों के द्वारा इन बांधों का बहुत तेजी से विरोध किया जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो डैम का विरोध किया गया, ये बहुत व्यापक रूप ले लिया था इसने, और दुनिया भर के देशों के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर, कुमायूं के अंदर, कई जगह पे ऐसा देखा गया कि कहीं ना कहीं डैम के विरोध में कई देशों के अंदर लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा कई देशों में देखा गया कि इन डैम्स के विरोध में, जो डैम्स बनते हैं उससे लोग विस्थापित हो जाते हैं, उनको वो जगह छोड़कर कहीं और जगह जाना पड़ता है। ऐसे में उनका विस्थापन, वो रहेंगे कहाँ पे, खाने पीने की दिक्कत, आजीविका की दिक्कत, भाई सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इन्हीं समस्याओं की वजह से ये सब क्या करते हैं, अपना विरोध जताना स्टार्ट कर देते हैं सरकार के खिलाफ। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का सिर्फ भारत पे नहीं, दुनिया के और भी देशों पे इसका प्रभाव पड़ा, जहां जहां पे बांध आंदोलन यानी कि डैम को लेकर विरोध हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? एनरॉय बिजली परियोजना जो नेपाल में की गई थी, इस परियोजना का एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इससे इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान पहुंचा, और इसके अंदर आपको यही बताना है कि किस तरीके से इस परियोजना के द्वारा हमारी जो आसपास की जो लोग थे उनका भी विस्थापन होना पड़ा। एंड इस इलेक्ट्रिसिटी के जाल में चीन ने नेपाल को भी फंसा लिया, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेपाल पे नहीं, दुनिया के और भी कंट्री पे पड़ा, क्योंकि पर्यावरण पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि जो बांध बनाए गए थे, उस बांध के बनाने से लोगों का तो नुकसान हुआ ही हुआ, सिंचाई व्यवस्था भी नुकसान हुआ, और पर्यावरण पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इसमें आपको यही बताना है। तो इस तरीके से आपको WTO और पर्यावरण, क्योंकि WTO के द्वारा ट्रेड एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाता है, और पर्यावरण को भी भूल जाता है WTO, क्योंकि इसका कहना है कि ट्रेड एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, कोई भी कंपनी दूसरे देश में जाती है तो उसको रोका ना जाए। लेकिन भाई जब हम पर्यावरण को ध्यान में रख के विकास नहीं करेंगे तो जाहिर सा बात है, क्योंकि जब CO2 का ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है तो इससे एक देश को नहीं, दुनिया के और भी देशों को नुकसान होता है। तो इसलिए WTO की यहाँ पे आलोचना भी की जाती है। आपको सिंपल यही बताना है। इसके बाद आपको IMF के बारे में बताना है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि वर्ल्ड ट्रेड के रूप में जो भी नुकसान हो उसको बैलेंस करने के लिए ये देशों को लोन दे सके। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए ये समझ में आ गए होंगे। जो मैंने आपको नोट्स दिखाया उसको जरूर डाउनलोड कर लेना। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में दी गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को सभी दोस्तों पे अपने शेयर करें। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।